Hello friends, my name is Monica Rathod and today we are going to discuss the DNA replication. ठीक है, DNA replication क्या है? It is a process in which DNA make a copy itself, जिसमें DNA अपनी क्या है एक replicate copy बनाता है. This is the DNA replication. और जो DNA replication है वो कहाँ होता है? सेल के न्यूक्लियस में. ठीक है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वहां पे क्या करेगा? DNA अपने आप को क्या करेगा? रेप्लिकेट करेगा. और कौन से फेज में होगा? एस फेज में होगा, सेल डिवीजन के सिंथेटिक फेज में होगा. ठीक है, जो ये डीएनए रेप्लिकेशन है 12th क्लास का चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, चैप्टर नंबर 6. उसमें आप लोगों को डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ने को मिलेगा. तो डीएनए जो रेप्लिकेशन है वो किसे प्रपोज किया था? हु प्रपोज द डीएनए रेप्लिकेशन? डीएनए रेप्लिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय द वॉटसन एंड क्रिक ऑन द बेसिस ऑफ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर. ठीक है, तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है जो वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था. उसके दो स्ट्रैंड्स होते हैं, आप लोगों को पता है. एक एंटी पैरेलल डायरेक्शन होती है 5 to 3 एंड 3 to 5 डायरेक्शंस. ठीक है, दोनों जो स्ट्रैंड्स है वो एक साथ चलते हैं ऐसे. टाइप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन जो प्रपोज किया था वॉटसन एंड क्रिक ने, देखो कौन कौन से? कंजर्वेटिव, डिस्पर्सिव, सेमी कंजर्वेटिव. इससे ये पता लगाया था कि जो डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो कौन सा होगा? सेमी कंजर्वेटिव होगा, डिस्पर्सिव होगा या कंजर्वेटिव होगा. तो तीनों देख लेते हैं. व्हाट इज द कंजर्वेटिव, व्हाट इज डिस्पर्सिव एंड व्हाट इज द सेमी कंजर्वेटिव. कंजर्वेटिव में क्या रहेगा कि जो डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं, डीएनए के जो स्ट्रैंड्स ले लिए हम लोगों ने. ठीक है, ये दिस इज द डीएनए स्ट्रैंड्स हैं. डीएनए के स्ट्रैंड्स क्या करेंगे? रेप्लिकेट करेंगे, दो स्ट्रैंड्स आ जाएंगे यहाँ पे. ठीक है, जो कंजर्वेटिव में क्या रहेगा कि कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा इस पे. एक पेरेंटल स्ट्रैंड बन जाएगा और एक डॉटर स्ट्रैंड्स. ठीक है, इन कंजर्वेटिव में जो कंजर्वेटिव रहेगा उसमें एक पेरेंटल स्ट्रैंड और एक अलग से डॉटर स्ट्रैंड. डिस्पर्सिव में क्या होगा कि जो हमारा जो डीएनए है वो रेप्लिकेट करने के बाद कि जो हमारा जो पेरेंटल और डॉटर डीएनए है वो आपस में क्या हो जाएगा? फ्रेगमेंट्स के थ्रू मिक्स हो जाएगा. तो मिक्सिंग हो जाएगी वहां पे डीएनए की. नेक्स्ट कौन सा है? सेमी कंजर्वेटिव. सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या है कि जो सेमी कंजर्वेटिव में एक स्ट्रैंड तो हमारा किसका रहेगा? पेरेंट का रहेगा. और दूसरा स्ट्रैंड किसका रहेगा? हमारा डॉटर का रहेगा. तो वन पेरेंटल डीएनए और सेकंड डॉटर डीएनए. ठीक है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? हाइब्रिड हो जाएंगे. तो इससे इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रूव हुआ कि जो हमारा जो डीएनए का जो नेचर है वो कैसा है? सेमी कंजर्वेटिव है. मतलब डीएनए रेप्लिकेशन का जो नेचर है वो कैसा है? सेमी कंजर्वेटिव. ठीक है, अब सेमी कंजर्वेटिव नेचर ये तो वॉटसन एंड क्रिक ने बता दिया था, लेकिन प्रूफ किसने किया था? दो साइंटिस्ट आए थे हमारे, मैसलन एंड स्टोर इन 1958, जिन्होंने ये प्रूव किया था कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो क्या होगा? सेमी कंजर्वेटिव. देखिए उन्होंने क्या लिया था कि हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन. ठीक है, क्या लिया था? हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन. मैसलन एंड स्टोल जो 1958 में जो डीएनए का वो एक्सपेरिमेंट दिया था कि डीएनए रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव है. ये दो साइंटिस्ट आए थे, मैसल एंड स्टोल इन 1958. ठीक है, उन्होंने बताया था कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो क्या है? सेमी कंजर्वेटिव. उन्होंने क्या लिया था? हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन. हैवी आइसोटोप लिए थे किसके? नाइट्रोजन के. हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन तो N15. ठीक है, और जो नेचुरली नाइट्रोजन होती है वो कितनी होती है? N14. ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया था कि इकोलाई बैक्टीरिया को ग्रो करवाया था किस मीडियम में? हैवी आइसोनाइट्रोजन की मीडियम में. तो जो हैवी आइसोटोप थे नाइट्रोजन के वो किसमें इनकॉर्पोरेटेड हो गए थे? किसमें? जेनेटिक मटेरियल में. डीएनए के जो हमारा बैक्टीरिया था उसके जेनेटिक मटेरियल में क्या हो गए थे? इनकॉर्पोरेटेड हो गए थे. ठीक है, उसके बाद जो हमारा और हमें नाइट्रोजन है वो चाहिए भी था. किसके लिए? ग्रोथ के लिए चाहिए था. जो इकोलाई बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ के लिए हमें क्या चाहिए था? नाइट्रोजन चाहिए था. अब जो हमारा हैवी नाइट्रोजन है और जो हमारा हैवी डीएनए है और नॉर्मल डीएनए को क्या किया गया था? सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से इन सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट में उसको क्या किया गया था? सेंट्रीफ्यूज किया गया था. ठीक है, अब सेंट्रीफ्यूज करने के बाद क्या देखा कि जो हमारे ये हैवी आइसोटोप के नाइट्रोजन होंगे N15. ठीक है, N15. उसके बाद ये क्या करेगा? अपने आप को रेप्लिकेट करेगा. तो दो स्ट्रैंड्स बन जाएंगे यहाँ पे. ठीक है, वाई शेप में दो स्ट्रैंड्स बन जाएंगे यहाँ पे. अब एक स्ट्रैंड तो किसका आएगा? नेक्स्ट जनरेशन में जब हम लोगों ने देखा, एक जनरेशन के बाद नेक्स्ट जनरेशन में हम लोगों ने देखा तो क्या बन गया? एक स्ट्रैंड तो किसका है? N15 का. और एक स्ट्रैंड किसका है? N14 का. तो मतलब 50% तो क्या है हमारे पास? पेरेंटल डीएनए है. और 50% हमारे पास जो न्यू डीएनए आया N14 वो क्या है? हमारा डॉटर डीएनए है. इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारा जो पेरेंटल स्ट्रैंड है वो कितना है? 50%. ठीक है, तो पेरेंटल तो डीएनए है वो रहेगा
50% रहेगा। जैसे मान लो कि सब सपोज दैट कि फर्स्ट जनरेशन में हमारा 100% आया है, ठीक है, तो सेकंड जनरेशन में क्या आएगा 50%, उसके बाद 25%, नेक्स्ट 12% और उसके बाद 6%, ठीक है, 12.5 और उसके बाद 6%, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि मैसेंस्ट्रोल ने कहा था कि जो हमारा एक पेरेंटल डीएनए रहेगा और एक क्या रहेगा, डॉटर डीएनए का स्ट्रैंड रहेगा, तो इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए बोलते हैं, ठीक है। सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन है उसका नेचर, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा कि जो टाइप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, वो तो विद रिस्पेक्ट टू द सेल, मतलब सेल के ऊपर डिपेंड करेंगे कि हमारा जो डीएनए रेप्लिकेशन का कौन सा टाइप रहेगा, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू सेल, टाइप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू सेल। देखो एज यू नो कि टू टाइप्स ऑफ सेल हेयर आर प्रेजेंट, फर्स्ट इज द प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकंड इज द यूकैरियोटिक सेल। In prokaryotic cell circular DNA is present, ठीक है, and eukaryotic cell here are linear DNA are present, linear DNA are present, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या रहेगा, सर्कुलर डीएनए है, यूकैरियोटिक सेल में क्या रहेगा, लीनियर। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए रेप्लिकेशन होगा वो किससे होगा, थ्रू द थीटा मेथड, बाय थीटा मेथड, लाइक दैट। किससे होगा, थीटा मेथड। इसमें यूकैरियोटिक में डीएनए है, लीनियर है, तो यहां पे कौन सा होगा, वाई रेप्लिकेशन फोर्क मेथड के थ्रू होगा, वाई रेप्लिकेशन फोर्क, ऐसे वाई रेप्लिकेशन फोर्क के मेथड के थ्रू होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो यूकैरियोटिक की बात कर रहे हैं कि जो डीएनए है वो कैसे अपने आप को क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन से पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी इन डीएनए रेप्लिकेशन में। सबसे पहले हमें किसकी एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, डीएनए पॉलीमरेज। सबसे पहले हमें जो जरूरत पड़ेगी किसकी, डीएनए पॉलीमरेज, द एंजाइम विच इज यूज्ड इन डीएनए रेप्लिकेशंस, ठीक है। तो एंजाइम्स कौन कौन से यूज होंगे हमें यहाँ पे, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डीएनए पॉलीमरेज, सेकंड है हमारा प्राइमेज, हेलिकेज, लाइगेज, 5 है हमारा टोपोआइसोमेरेज। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो हम लोग सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप रहेगा हमारा कौन कौन सा रहेगा, देखो ये हमारे हो गए एंजाइम्स, कौन कौन से एंजाइम्स यूज होंगे हमारे, डीएनए लाइगेज, हेलिकेज, टोपोआइसोमेरेज, प्राइमेज एंड डीएनए पॉलीमरेज, मतलब 5 टाइप के एंजाइम्स में क्या होंगे, यूज होंगे। एक प्रोटीन फैक्टर यूज होगा इसमें, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, डीएनए रेप्लिकेशन में जो उसको क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा डीएनए स्ट्रैंड्स को। बोथ स्ट्रैंड्स आर स्टेबलाइज्ड बाय द सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको स्टेप्स वाइज स्टेप पढ़ेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होगा। सबसे पहले हमें डीएनए रेप्लिकेशन के लिए हम लोगों को किसकी जरूरत पड़ेगी, एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होंगे सबसे पहले उनको हमें एक्टिव करने की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले जैसे मान लो कि डीऑक्सी एडिनाइन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी ग्वानिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी थाइमीन मोनोफॉस्फेट, ये हमारे पास क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में है। दिस इज द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, इट इज द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। इसको हम लोगों को एक्टिव करना है तो किसकी प्रेजेंस में रहेगा, ये एक एंजाइम यूज होगा एक्टिव करने के लिए, फॉस्फोराइलेज, ठीक है, और एटीपी की जरूरत पड़ेगी। तो फॉस्फोराइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में और एटीपी की प्रेजेंस में ये क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। तो ये क्या बन जाएंगे, डीऑक्सी एडिनाइन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमीन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। दिस इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, एक्टिव फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। फर्स्ट ऑफ हो गया एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स।
फर्स्ट स्टेप होप सो आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट है हम लोगों को कि क्या हम लोग क्या पता लगाएंगे कि इसमें जो हम लोग डीएनए को जहां से कट करेंगे, ठीक है, तो इसमें वो साइट कौन सी होगी। नेक्स्ट है हमारा कि जहां पे हमें डीएनए कट करना पड़ेगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन देखो, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन देखो, हमें पता है कि एज यू नो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, कौन कौन से सेल है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या रहेगा, स्मॉल डीएनए, एंड यूकैरियोटिक में लार्ज डीएनए। प्रोकैरियोटिक में क्या होगा, स्मॉल डीएनए प्रेजेंट है तो वहां पे ओनली वन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन रहेगा। हियर आर ओनली वन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन आर प्रेजेंट, वन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन आर प्रेजेंट। और यहां पे क्या है, लार्ज डीएनए है यूकैरियोट्स में, तो क्या होगा, मैनी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन आर प्रेजेंट, मैनी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन आर प्रेजेंट, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को फाउंड किया हम लोगों ने कि प्रोकैरियोटिक में स्मॉल डीएनए है तो ओनली वन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यूकैरियोटिक में क्या है, लार्ज डीएनए देन द मैनी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। अब यहां पे ये हमारे पास क्या है, डीएनए है, तो यहां से हम लोग इसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे हल्का सा। अब नेक्स्ट है थर्ड स्टेप, कट करेंगे तो हम लोग किसकी हेल्प से करेंगे, एंजाइम की हेल्प से। तो क्या करेंगे यहां पे, निक एंड कट, मतलब अनवाइंडिंग। देखो हम लोगों ने जब स्टेप नंबर थर्ड में क्या होगा, जब हम लोगों ने इसको कट किया तो जो डीएनए है वो क्या होगा, अनवाइंड होगा। अनवाइंडिंग और या अनजिपिंग भी बोल देते हैं, अनजिपिंग ऑफ डीएनए, अनजिपिंग ऑफ डीएनए, ठीक है, अनवाइंड हो गया, ठीक है। तो अनवाइंड किसकी हम लोगों ने, सॉरी सबसे पहले इसको क्या किया था, कट किया था, ठीक है, सॉरी यहां पे हम लोगों ने क्या किया था, कट किया था। तो क्या करेंगे, कट और निक। तो कट करेंगे जब हम लोग, देखो फर्स्ट स्टेप तो हमारा क्या था कि हम लोगों ने जो डीएनए है, ठीक है, डीएनए लिया था हम लोगों ने, तो डीएनए को क्या किया था हम लोगों ने, सबसे पहले एक्टिवेशन किया था न्यूक्लियोटाइड्स का। जितने भी न्यूक्लियोटाइड की जरूरत पड़ेगी तो वो क्या करेंगे, उसको हम लोग एक्टिव करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन में। सेकंड हम लोगों ने क्या लिया था कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक में कहाँ पे होगा और यूकैरियोटिक में कहाँ होगा। तो प्रोकैरियोटिक्स में क्या है, स्मॉल सेल साइज स्मॉल होता है साइज, ठीक है, तो वहां पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक ही होगा। यूकैरियोटिक में क्या होगा, मैनी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो सकते हैं, क्योंकि वहां पे क्या है, यूकैरियोटिक में लार्ज साइज ऑफ डीएनए आर प्रेजेंट। नंबर थर्ड, कट और निक, ठीक है। अब हम लोगों ने ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मिल गया है, अब हम लोग उसको डीएनए को क्या करेंगे, कट करेंगे। तो एक स्पेशल एंजाइम्स यूज होगा यहाँ पे, कौन सा, एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इज यूज्ड, ठीक है, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज होगा। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, हल्का सा कट लग जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, निक बोलते हैं। डीएनए पे कट लगा देंगे। उसके बाद कट लगने के बाद ये डीएनए क्या हो गया है, दोनों स्ट्रैंड्स क्या हो गए हैं, अनवाइंड हो गए हैं। तो अनवाइंडिंग कौन करेगा, हेलिकेज, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे ही कर देती हूँ। नंबर 4 स्टेप में क्या हो गया, अब ये क्या हो गया है, अनवाइंड हो गया है, तो ये अनवाइंडिंग कौन करेगा, हेलिकेज एंजाइम्स क्या करेगा, अनवाइंडिंग करेगा इसकी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक रेप्लिकेशन फोर्क बन जाएगा वाई शेप, ठीक है। स्टेप नंबर 5 में क्या होगा कि यहाँ पे ये क्या हो चुकी है, अनवाइंडिंग हो चुकी है। अब देखो ये फिर से भी तो ज्वाइन हो सकते हैं ना, तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज हो जाएगा, यहाँ पे टोपो आइसोमेरेज, सॉरी कौन सा यूज होगा, एसएसबी, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। अब यहाँ पे क्या आएगा, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन्स आएंगे यहाँ पे, जो क्या करेंगे, दोनों को फिर से रीजॉइन होने के लिए रोकेंगे, ठीक है। तो इट प्रिवेंट द रीजॉइनिंग ऑफ बोथ स्ट्रैंड्स, कौन, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, इट प्रिवेंट द बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए टू रीजॉइन, ठीक है। ये यहाँ पे क्या हो गया, एसएसबी। तो ये दोनों को क्या कर देगा, ये दोनों स्ट्रैंड्स को क्या करेंगे, बोथ स्ट्रैंड आर स्टेबलाइज्ड बाय द सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। तो आप लोगों को ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन पूछ लिया जाता है, विच प्रोटीन हेल्प इन रिजॉइनिंग द या प्रिवेंट रिजॉइनिंग द
बोथ स्टैंड, तो कौन सा, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स, ठीक है। अब दोनों क्या हो गए हैं, रिजॉइन होने से आपस में दोनों क्या हो गए, स्टेबलाइज हो गए हैं, ठीक है। किसने स्टेबलाइज किया, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन ने, ठीक है। अब उसके बाद कौन सा यूज होगा, देखो अब किसी भी रस्सी को हम लोग जब खींचते हैं तो उसमें टेंशन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। उस टेंशन को कौन रोकेगा, जैसे मान लो कि अब हम लोगों ने डीएनए को भी अनवाइंड किया तो वहां पे भी टेंशन क्रिएट हो गए हैं, तो टेंशन क्रिएट को उनको सिंपली कौन करेगा, टोपो आइसोमेरेज, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे टेंशन क्रिएट होने के कारण डीएनए बीच में से टूट भी सकता है, इसलिए उनको कौन रहेगा, टोपो आइसोमेरेज, ठीक है। तो टोपो आइसोमेरेज का काम क्या रहेगा, टोपो आइसोमेरेज का काम क्या रहेगा, दोनों स्ट्रैंड्स को क्या करेगा, ये जो टेंशन को रिलीज करेगा, टू रिलीज द टेंशन हेल्प मी, कौन सा एंजाइम हेल्प करेगा, टोपो आइसोमेरेज, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आरएनए प्राइमर्स, ठीक है। कौन सा यूज होगा, आरएनए प्राइमर। अब टोपो आइसोमेरेज ने क्या कर दिया है, उनको टू रिलीज द टेंशन, कौन सा एंजाइम यूज होगा, टोपो आइसोमेरेज। अब यहाँ पे कौन सा यूज होगा, आरएनए प्राइमर, ठीक है। ऐड द आरएनए प्राइमर, टू ऐड द आरएनए प्राइमर, ठीक है, आरएनए प्राइमर यहाँ पे। अब आरएनए प्राइमर क्या है, इट इज द फ्रेगमेंट्स ऑफ द आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड के क्या है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स है जो कहाँ पे ज्वाइन होंगे, ओनली 3 प्राइम डायरेक्शन पे ज्वाइन होंगे, ठीक है। तो ये हमारे क्या उनसे होगी, 3 प्राइम और ये 5 प्राइम, ठीक है। ये 5 और ये 3, ठीक है, ये सॉरी 5 और ये 3। अब यहाँ पे जो हमारा आरएनए प्राइमर है वो क्या हो गया है, ज्वाइन हो गया है, ठीक है। लेकिन 5 प्राइम पे बहुत डिफिकल्टी से ज्वाइन होगा, तो बीच में इनके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स पे ज्वाइन हो जाएगा, तो बीच में क्या आ जाएगा, इनके गैप आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि डीएनए पॉलीमरेज। जो डीएनए पॉलीमरेज है वो डीएनए पॉलीमरेज कहाँ पे बाइंड होगा, ठीक है, वो हमेशा 5 to 3 न्यूक्लियोटाइड को ज्वाइन करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज, किसको ज्वाइन करेगा, 5 to 3 न्यूक्लियोटाइड, इट ज्वाइन द 5 to 3 न्यूक्लियोटाइड। देखो ये हमारा डीएनए स्टैंड है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, 5 to 3 और 3 to 5। अब यहाँ में क्या थे, हमारे आरएनए प्राइमर थे, ठीक है। तो ये 5 to 3 यहाँ पे क्या होगा, 3, और आरएनए प्राइमर हमेशा 3 डायरेक्शन में प्रेजेंट होता है, 3 प्राइम पे, और लेकिन वो जो है डीएनए पॉलीमरेज वो 5 to 3 न्यूक्लियोटाइड को हमेशा ज्वाइन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आरएनए प्राइमर प्रेजेंट है ये ऐसे। अब ये जो है 5 से 3 न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन करेगा कौन, डीएनए पॉलीमरेज, तो ये सीधी लाइन बन जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो ये कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड हो गया है यहाँ पे, और यहाँ पे गैप की फॉर्म में प्रेजेंट है आरएनए प्राइमर, क्योंकि 5 स्टैंड पे तो क्या रहेगा, गैप की फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। तो ये जो डीएनए पॉलीमरेज है ये भी गैप की फॉर्म में आ जाएगा, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में आ जाएगा डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डीएनए लाइगेज। अब जो ये हमारे फ्रेगमेंट्स बने हैं इनको ज्वाइन कौन करेगा, डीएनए लाइगेज। फर्दर ज्वाइन कौन करेगा, डीएनए लाइगेज, ठीक है। वाई रेप्लिकेशन फॉर्क होगा। ये हमारा ओवरऑल डीएनए रेप्लिकेशन का था। देखो एक बार फिर से मैं स्टेप में रिवाइज करवा देती हूँ। स्टेप नंबर 1 में क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। जो हमारे डीएक्टिवेट थे न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, जो जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स की हमें जरूरत रहेगी डीएनए रेप्लिकेशन में, सबसे पहले हमने उनको क्या करेंगे, एक्टिव करेंगे। किस एंजाइम की प्रेजेंस में, फोस्फोराइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में, ठीक है। जैसे डिऑक्सी एडिनाइन मोनोफॉस्फेट था, ठीक है, डिऑक्सी ग्वानिन मोनोफॉस्फेट था, वो किस में चेंज हो जाएंगे, ट्राइफॉस्फेट में। सेकंड है हमारा ये हो गया है, सेकंड स्टेप हमारा आ गया, क्या आएगा कि टू फाउंड द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक सेल में आप लोगों को पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में स्मॉल डीएनए रहेगा तो ओनली 1 ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और यूकैरियोट्स में लार्ज डीएनए रहेगा तो मैनी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हियर आर प्रेजेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हमें मिल गया तो वहां पे क्या करेंगे, कट लगाएंगे। थर्ड है कि कट लगाने के लिए हमें स्पेशल एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। कौन सा एंजाइम, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करेगा, कट करेगा। अब क्या होगी, जब कट करेगा तो क्या होगा, डीएनए क्या होगा, अनवाइंड होगा, अनवाइंड हो जाएगा,
ठीक है, अनवाइंडिंग होगी डीएनए की, तो अनवाइंडिंग कौन करेगा? हेलिकेज एंजाइम्स, ठीक है, हेलिकेज एंजाइम हेल्प इन द अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए। अब अनवाइंडिंग हो गई है डीएनए की, नेक्स्ट हमारा है कि डीएनए की अनवाइंडिंग होने के बाद दो फ्रेगमेंट्स ऐसे आ गए हैं, ये वापस रिजॉइन ना हो जाए, इसके लिए कौन सा प्रोटीन यूज होगा? सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन यूज होगा, ठीक है, कौन सा? सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, इट प्रिवेंट द रिजॉइनिंग ऑफ द बोथ स्ट्रैंड। नेक्स्ट है टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज क्या करेगा? टू रिलीज द टेंशन, और उसको क्या करेगा? स्ट्रेट करेगा। नेक्स्ट है हमारा डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? 3 प्राइम पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है, 3 प्राइम पे हमेशा प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन 5 प्राइम पे वो बड़ी डिफिकल्टी से बाइंड होंगे, तो वहां पे गैप आ जाएगा और वहां पे कॉन्टिन्यूसली हो जाएंगे 3 प्राइम पे। नेक्स्ट है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज 5 to 3 न्यूक्लियोटाइड को हमेशा क्या करेगा? ज्वाइन करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे तो एक तो अब देखो हम लोग ये हमारा हो गया है मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन। अब मैं डायग्राम के थ्रू आप लोगों को समझा देती हूँ। देखो वाई रेप्लिकेशन फोर्क बनेगा इसमें, डीएनए रेप्लिकेशन में क्या है? वाई रेप्लिकेशन फोर्क। देखो ये हमारा क्या है? 5 to 3, ये 3 to 5। अब मैंने बताया है, सॉरी 3 to 5, यहां पे आरएनए प्राइमर प्रेजेंट है, ठीक है, यहां पे क्या प्रेजेंट है? हेलिकेज अनवाइंडिंग ऑफ द डीएनए। यहां पे क्या है? टोपोआइसोमरेज, आइसोमरेज, इट रिलीव द डीएनए, ठीक है, या रिलीव द टेंशन ऑफ डीएनए, ठीक है। यहां पे क्या है? डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज 5 to 3 कॉन्टिन्यूसली प्रोसीड करेगा आगे, ठीक है, और यहाँ पे 5 पे प्राइम पे यहाँ पे जो आरएनए प्राइमर है वो भी क्या है? फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे, तो ये हमारा डीएनए पॉलीमरेज है वो भी क्या आ जाएगा? फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या हो गया? कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड। कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड को हम लोग क्या बोलते हैं? लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, और लैगिंग स्ट्रैंड। और ये क्या है? डिसकॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड हो गया, दिस इज कॉल्ड लीडिंग स्ट्रैंड ऑल्सो। इन फ्रेगमेंट्स को हम लोग, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। नीट पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे कि वेयर इज ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर प्रेजेंट ऑन द कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड या discontinuous strand, तो on the discontinuous strand, and the discontinuous strands are also called leading strands, ठीक है, this is called ओकाजाकी fragments, ठीक है। यहाँ पे आरएनए प्राइमर हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इन जो स्ट्रैंड्स को आपस में फिर रिजॉइन कौन करेगा आपस में? डीएनए लाइगेज एंजाइम जो स्ट्रैंड्स को क्या करेगा? रिजॉइन करेगा। तो हमारा एक स्ट्रैंड तो ऐसे हो गया है और एक स्ट्रैंड ऐसे हो गया है, ठीक है। इसमें बाद में इसको कौन ज्वाइन करेगा? रिजॉइन डीएनए लाइगेज, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया है? एक कॉन्टिन्यूस लैगिंग स्ट्रैंड और एक लीडिंग स्ट्रैंड। दिस इज द ओवरऑल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। थैंक यू सो मच।